जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, फोर्स वर्किंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फोर्स वर्किंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था फोर्स वर्किंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि whenever any charged particle or any charge will move through the magnetic field then it will experience a magnetic force। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करता था तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता था, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल क्यू वी वी sin theta, where theta is the angle between the direction of velocity and the direction of magnetic field। ये फोर्स वर्क करता था, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती थी दैट इज फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस रूल से हम फाइंड करते थे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अलावा हम चाहें तो हम इसमें क्या यूज कर सकते थे? राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते थे। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, अब हमको फोर्स फाइंड करना है नॉट ऑन द मूविंग चार्ज बट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। बट एक एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कहीं ना कहीं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज से रिलेट करता है। पहली बात तो ये आती है कि क्या हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो, टॉपिक में दिया है कि फोर्स फाइंड करना है, दैट मींस फोर्स लगेगा, बट क्यों लगेगा? उसके पीछे आप दो लॉजिक समझिए कि सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया हुआ है, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आपको मालूम है कि क्रॉस से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फील्ड कैसा है? नॉर्मली एंड इनवर्ड टू द प्लेन। नॉर्मल होगा और कैसा होगा? इनवर्ड टू द प्लेन। अब अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लीजिए B है, और इसमें हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है इस टाइप से, ये एक कंडक्टर हमने रखा हुआ है, और जब हम इस कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर हमने यहाँ पे रखा है ये, और सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने कितनी मानी है? L। लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज L, हम लेंथ मान रहे हैं L। क्लियर? क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इस कंडक्टर का माना हुआ है A। वैसे तो क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे मान लेते हैं क्या? A। एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट्स एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है इट विल मेक एन एंगल, यानी कि जो कंडक्टर है या जो वायर है, इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है आपके करंट की, कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कंडक्टर इस टाइप से रखा है कि जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। क्लियर? अब ये कंडक्टर जब हम इसमें रखेंगे और इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? पहली बात तो ये लगेगा। क्यों लगेगा? तो उसको दो तरीके से समझिए। पहला तो ये कि whenever a current carrying conductor is placed inside the magnetic field then we know the current carrying conductor itself behave like a magnet। तो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि ये खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये खुद में मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो हमने पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट जब एक्सटर्नल फील्ड में रखी जाती है तो उस पर फोर्स लगता है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है कि whenever charge is moving inside the magnetic field then it will experience a force। ये लास्ट हमने पढ़ा हुआ। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या चार्ज मूव करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली है कहाँ? Those electrons are inside the conductor, that means we can say due to the motion of electron
inside the conductor, conductor will experience a force in external magnetic field. हमको यही फोर्स फाइंड करना है। अब देखिए इस फोर्स को फाइंड करने के लिए हम डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाते हैं। सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉर्मल एंड इनवर्ड टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे माना है, नॉर्मल है एंड इट इज इनवर्ड टू द प्लेन, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, B। सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास दैट इज ऑफ लेंथ L लेंथ का एक कंडक्टर हमने लिया है दैट इज ऑफ लेंथ L is placed in this magnetic field so that its axis will make an angle theta with the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल क्रिएट करती है, थीटा। एंड दिस कंडक्टर हैव करंट I पासिंग थ्रू इट। कितना करंट इसमें पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है इस कंडक्टर से। क्लियर। अब देखिए जब इस कंडक्टर से I करंट पास होगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमको फाइंड करना है। वी नो करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर मींस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो अगर हम यहीं से इसी कॉन्सेप्ट से इसी फैक्ट से स्टार्ट करें तो हम क्या नोट कर सकते हैं, इन करंट कैरिंग कंडक्टर, इन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर, then force experienced by one electron due to मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो देखो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है F इज इक्वल QBV साइन थीटा। अब देखिए QBV साइन थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल EV, वेलोसिटी कितनी, अब देखो करंट फ्लो हो रहा है तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो EVD इंटू B साइन थीटा। क्लियर। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे तो अकेला फोर्स लग नहीं रहा, फोर्स कैसा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे सब पे लग रहा होगा, तो सब पे लगने वाला फोर्स कितना होगा उसको हम फाइंड करते हैं। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, नाउ टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, इसके लिए अगर हम बात करते हैं, ये मान लीजिए आपने F1 मान लिया था, ठीक है, टोटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या होगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसके लिए भी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, इनटू F1। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कितनी हमने मानी है, लेट N बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, इंटू F1 की वैल्यू क्या होगी, E इंटू बी डी इंटू बी साइन थीटा। अब देखिए इसमें से क्या क्या हम अरेंज कर सकते हैं, N E A V D, ठीक, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसको कंबाइन करने पे क्या आएगा, नाउ वी विल गेट F इज इक्वल N E A, यानी कि यहां पे हम नोट करते हैं F इज इक्वल N E A V D, ये हमने एक साथ कर लिया। N E A V D के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, L इंटू बी इंटू साइन थीटा। नाउ
L इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए L इंटू बी साइन थीटा हमारे पास बचा हुआ है, L इंटू बी साइन थीटा, एंड वी नो NEAVD इज नोन एज द करंट। ये हमने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, तो ये करंट हो गया। जब ये करंट हो गया, नाउ वी विल गेट F इज इक्वल I इंटू L इंटू बी साइन थीटा। क्लियर? I इंटू L इंटू बी साइन थीटा। और अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस में लिखें? वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो यहां पे देख लीजिए, अब I करंट तो वेक्टर हो नहीं सकता, बट जो L है करंट के साथ जब ये मर्ज होगा तो करंट की डायरेक्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगी, और L को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जब वेक्टर में कन्वर्ट होगा, नाउ वी विल गेट F वेक्टर इज इक्वल I, ये बाहर रहेगा, L इंटू बी साइन थीटा क्या हो जाएगा? L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। It is the vector form of force working on current carrying conductor in uniform magnetic field। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे, कितना फोर्स वर्क करेगा वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और भाई सिंपल सा लॉजिक था, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा? फोर्स। वही फोर्स कंडक्टर के फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उसी मेथड को यूज किया और हमने फाइंड कर लिया F इज इक्वल I L इंटू बी साइन थीटा, जिसको आप BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा क्लास 10th में पढ़ते रहो। अब यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म हमने फाइंड कर ली, मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन। तो अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल? FVI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। यानी कि इफ वी विल स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड सो दैट द थंब, forefinger and middle finger are mutually perpendicular, then if the forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of current, then thumb will represent the direction of force working on the conductor, father, mother और चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब क्या होगा? करंट। क्लियर है? तो ये याद रहेगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? अब देखिए डायरेक्शन के लिए हमने बात की, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? देखिए सेम, लेफ्ट हैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, इफ वी विल स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड सो दैट if the forefinger, the middle finger and the thumb are mutually perpendicular, if the forefinger, the middle finger and the thumb of the left hand are stretched mutually at right angles to one another, such that the forefinger, अब देखिए क्या क्या है? forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of electric current, then the thumb will point in the direction of force on the conductor। यानी कि सिंपली अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो FVI। क्लियर? इसके अलावा आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल से तो फाइंड कर ही सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली याद रखो कौन सा रूल लगाते हैं? लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखिए ये तो हमने फाइंड कर लिया है कि फोर्स वर्किंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसी का एक बहुत कॉमन सा एप्लीकेशन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। वो एप्लीकेशन क्या है? दैट एप्लीकेशन इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब यहां पे सिंपल सी बात समझो, कोई भी करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, लेकिन क्या अगर हम दो करंट कैरिंग वायर्स को एक दूसरे के पास रखेंगे तो उन पे फोर्स लगेगा? क्योंकि फाइंड करना है, दैट मींस लग तो रहा होगा, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? अब उस लॉजिक को जरा समझिए। मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर ये है, ठीक, और दूसरा वायर हमने क्या लिया हुआ है? दूसरा वायर हम लेते हैं, दूसरा वायर मान लीजिए ये है। दोनों वायर्स को हमने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। अब दोनों वायर्स में अगर हम करंट की बात करें, मान लीजिए इस वायर में फ्लो होने वाला करंट क्या है? I1। कितना करंट पास हो रहा है? I1। और इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है? I2।
एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज डी। कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं? डी डिस्टेंस पे रखे हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर समझिए कि जब इन दोनों वायर्स में क्या होगा, करंट पास होगा, तो बोथ वायर विल बिहेव लाइक मैग्नेट एंड वी नो व्हेनेवर टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर देन दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। सिंपली दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों वायर्स किसकी तरह बिहेव करेंगे? मैग्नेट की तरह। जब दोनों मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स भी अप्लाई करेंगे। पहला लॉजिक तो ये हो गया। सिंपली दूसरे लॉजिक की बात करते हैं। दूसरा लॉजिक कैसे, कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि कितना फोर्स है। तो सपोज फर्स्ट वायर में जब करंट फ्लो हुआ तो फर्स्ट वायर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हमने फर्स्ट वायर में करंट फ्लो कराया एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा वो इसके सराउंडिंग में कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगा, इस टाइप से। ठीक, कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में है। दूसरा वाला जो वायर है अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सेकंड वायर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर। ये माना जा सकता है। अब देखो फर्स्ट वायर था, इसमें जब करंट फ्लो हुआ तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक रिंग्स। कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होगा। और देखो सेकंड वायर क्या है? सेकंड वायर इसी के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? whenever current carrying wire or conductor is placed in external magnetic field it will experience a force। that means कि second wire पे force लगेगा due to the magnetic field of first wire। सेम इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट अगर हम करते हैं कि सेकंड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा ऑन द फर्स्ट वायर। दैट मींस दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, यानी कि फोर्स दोनों लगाएंगे एक दूसरे पे। अब उसी फोर्स की बात करते हैं, देखो सेकंड वाले वायर भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में होगा कोसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में। ठीक, ये है। ठीक, ये इसका हो गया मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए। ठीक, अब देखिए फर्स्ट वाले वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उसमें सेकंड वायर है, सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वायर है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस कंडीशन में, देखो पहले हम फर्स्ट वायर के लिए बात करते हैं, हम एक एक का कॉन्सेप्ट लेते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एट डिस्टेंस डी, क्योंकि दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। ये हमने वायर 1 माना हुआ है, ये वायर 2 माना हुआ है। तो वायर 1 जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट डिस्टेंस डी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमने पढ़ा है स्ट्रेट वायर के लिए, बी इज इक्वल क्या होता है? म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, यानी कि आई बाई डी हो गया। अब यहां पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ बाई द फर्स्ट वायर। ठीक, अब हम यहां पे बात कर सकते हैं वायर सेकेंड, जो वायर 2 है, वायर 2 विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सेकंड वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा अब उसके लिए भी बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा? F इज इक्वल क्या होता है? आई बी एल या आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो करंट है, इसमें I1 था, इसमें I2 था, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? I1। सेकंड वाले में करंट कितना है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना? B1। अब दोनों के बीच का जरा एंगल देखो, अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल फाइंड करते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर? जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री पे होगा विद द वायर के परपेंडिकुलर होगा। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा?
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो F इज इक्वल I2 इंटू एल। एल हमने कोई भी लेंथ मान ली, इसका सेगमेंट मान लिया, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है लेकिन कोई भी हमने एक पोर्शन मान लिया। एल लेंथ के वायर पे अगर बात कर रहे हैं तो एल इंटू B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा I1 बाई डी इंटू साइन 90। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, F इज इक्वल म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट हो गया, I1 इंटू I1 इंटू I2 बाई डी इंटू क्या आया L। क्लियर, ये आ गया फोर्स वर्किंग ऑन सेकेंड। या इसी टाइप से अगर हम इसका रिवर्स कर लेते कि हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सेकंड वायर करते हैं एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई फर्स्ट वायर, तो चेंज क्या होता, ये B2 हो जाता तो ये I2 और यहाँ पे क्या आता I1, कॉमनली सॉल्व होके यही आता। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, L को इधर शिफ्ट कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको F अपॉन L इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 I2 बाई डी। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है इट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स वर्किंग ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स वर्किंग पर यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स वर्किंग पर यूनिट लेंथ के लिए। तो ये फॉर्मूला हो गया, अदरवाइज फोर्स का फॉर्मूला ये है। हाँ, अब चीज देखने वाली बात यहां पे ये है कि जब दो वायर्स एक दूसरे के पास रखे हैं और अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि जो फोर्स होगा इन दोनों पे वर्क करने वाला, दोनों के बीच वर्क करने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन। अब देखिए इस डायग्राम में जरा देखो, इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। ठीक, करंट की डायरेक्शन सेम है तो देखो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम बात करते हैं तो वायर में करंट किधर है, ऊपर। ठीक, वायर में करंट ऊपर है। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम बात करते हैं तो करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, यानी कि इधर से इनवर्ड इधर से आउटवर्ड, यानी कि ये जो मैग्नेट बनेगी इसकी एक तरीके से जब ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा तो इधर कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल। क्लियर। अब देखो इसमें भी करंट अपवर्ड है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ऐसा ही होगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इधर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। यानी कि इसकी भी जब मैग्नेट बनेगी तो इसकी मैग्नेट कैसी बनेगी, इसकी मैग्नेट बनेगी ऐसी, इधर कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, इधर कौन सा होगा, साउथ। अब यहां पे देख लीजिए बीच का जो रीजन है, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो बीच के रीजन में एक का साउथ बन रहा है एक का नॉर्थ बन रहा है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। अब देखो दूसरे पे फोर्स, पहले तो इससे बता लेते हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ बन रहा है यानी कि सेम करंट होने पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर इससे भी आइडिया नहीं लगा तो दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है, करंट कैसा है, अपवर्ड है, लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट अपवर्ड। देखिए हमको हाथ को ही ऐसे रोटेट करना होता है, ऐसा नहीं कि उंगलियों को घुमा लेंगे, हाथ है इसको ऐसे 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 करके कैसे भी रोटेट करके एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, फिर फोर्स की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट, ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, करंट किधर है, अपवर्ड। तो फोर्स किधर हो गया, इधर, यानी कि लगने वाला फोर्स किधर होगा, इस पे इधर लगेगा। दैट मीन्स कौन सा फोर्स हो गया, अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, इफ current in both conductor is in same direction, current in both wires have same direction, they will attract, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड फॉर अपोजिट डायरेक्शन they will repel। सेम डायरेक्शन में क्या था, अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन होगा तो हम इस तरीके से इनके बीच का फोर्स
भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमको मालूम पड़ गया कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर पास में रखे होंगे, देन दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर एंड द फोर्स वर्किंग पर यूनिट लेंथ ऑफ दोज वायर्स इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके एम्पियर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फाइंड करी जाती है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर की हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फाइंड करते हैं। वो क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, F अपॉन एल इज इक्वल क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। यहां से हम करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन फाइंड कर रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है? तो देखो, आपने सिंपली बात की है, F अपॉन एल इज इक्वल क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। आपके पास दो वायर थे, एक वायर ये था, दूसरा वायर इसी के पैरेलल ये रखा था। इन दोनों में करंट कितना था? I1, एक में करंट था I2, डिस्टेंस थी D। ठीक, अगर हम इस कंडीशन में ये कंसीडर कर लें, क्या? इफ I1 एंड I2, I1 इज इक्वल I2 दैट इज इक्वल 1 एम्पियर, ठीक, एंड D इज इक्वल 1 मीटर, ठीक, देन कंडीशन क्या होगी कि अगर हम I1 I2 को 1 एम्पियर मान रहे हैं और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर मान रहे हैं, देन वी विल फाइंड दैट F अपॉन L इज इक्वल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1, I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1 अपॉन D, D की वैल्यू भी कितनी है? 1। अब देखो, इन सबको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ये आ गया F अपॉन L। क्लियर? अब ये F अपॉन L आ गया, कब आया है? जब हमने दोनों में करंट कितना लिया था? 1 एम्पियर। स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखी है, यूनिट वैल्यू। सेपरेशन कितना है? 1 मीटर। तो यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को? कि अगर दो पैरेलल वायर्स जो यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनमें अगर 1 एम्पियर का करंट पास होता है, देन द फोर्स वर्किंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। क्या डिफाइन कर रहे हैं? दो वायर जो यूनिट डिस्टेंस पे रखे हैं और उनके बीच कितना, उनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, देन द फोर्स वर्किंग पर यूनिट लेंथ ऑफ देम इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। क्या डिफाइन करते हैं? 1 ampere is defined as that current flowing in each of the two infinitely long parallel conductors placed in free space at a distance 1 meter from each other produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter। फोर्स पर यूनिट लेंथ था तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। क्लियर? क्या डेफिनेशन आई? 1 एम्पियर इज दैट करंट passing through two parallel infinitely long wires placed at unit distance can produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। यानी कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स में अगर यूनिट करंट हम फ्लो करा देंगे, 1 एम्पियर करंट फ्लो करा देंगे यूनिट डिस्टेंस पे रख के, तो उनकी पर यूनिट लेंथ पे वर्क करने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एम्पियर की। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने एम्पियर की किसके बेस पे पढ़ी थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे पढ़ी थी। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, और ये डेफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कई बार एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि यूनिट करंट के लिए जो फोर्स होता है वो कितना होता है? 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, ये हमने बात कर ली, डेफिनेशन एम्पियर की पढ़ ली। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो, हम ये दो कांस्टेंट बहुत कॉमनली पढ़ते आ रहे हैं। एक कांस्टेंट हमने पढ़ा म्यू नॉट, एक कांस्टेंट हमने पढ़ा क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? तो देखो, दोनों के बीच जब रिलेशन की बात की जाएगी तो कैसे हम रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं? कई बार एमसीक्यू में इनका रिलेशन पूछा भी जा चुका है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका आया है रिलेशन का फॉर्मूला। तो कैसे हम रिलेट कर सकते हैं? तो रिलेट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है?
हमने ये पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल क्या होता है 9 इंटू 10⁹9 नंबर 1। ठीक, सेकंड हमने क्या इक्वेशन पढ़ी हुई है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल क्या हमने पढ़ा है 10⁻⁻7 इक्वेशन नंबर 2। यानी कि ये दो रिलेशन हमने पढ़े हुए हैं। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को यूज करके क्या करते हैं, हम इन दोनों रिलेशंस के बेस पे क्या करते हैं, नाउ वी विल डिवाइड इक्वेशन जो हमारे पास 2 थी दैट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रही। नाउ वी विल गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दैट इज इक्वल वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9। कुछ कैंसिल आउट है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो नाउ वी विल गेट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, देखो 10⁻⁻7 को नीचे ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 9 की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये 9 था, 9 इंटू 10⁻16। इसको थोड़ा सा अगर हम और इलेबोरेट कर लें तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/3 इंटू 10⁻6 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो 3 इंटू 10⁻8 है इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो यहां से हमको एक कॉमन सा रिलेशन, बहुत कॉमन सा रिलेशन क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/c²। ठीक, पहला रिलेशन तो हमको मिल गया ये। ठीक, यहां पे ये जो c है, c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को या इसी रिलेशन को हम किस टाइप से मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कैसे कर सकते हैं, तो मोल्ड करने के लिए भी देख लीजिए, नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज c इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो c स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इट मे बी रिटन एज 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसी को थोड़ा सा और हम चेंज कर लें तो c मे बी रिटन एज 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसी का सेकंड फॉर्म आ गया। वो एक ही बात है, चाहे आपको ये लिखो चाहे आप इसको ये लिख दो, ठीक, एक ही बात है आपकी। तो इसी इक्वेशन को, ये जो आपका आया है इट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत कॉमन सा रिलेशन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिलेशन को पूछा भी गया है, और इस रिलेशन को हम आगे एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें कई बार हम इस रिलेशन को यूज भी करेंगे। क्लियर है, तो बहुत कॉमन सा रिलेशन है कि जो कांस्टेंट हमने पढ़े थे उन्हीं कांस्टेंट को क्या किया है आपस में डिवाइड करके हमने इनका रिलेशन फाइंड कर लिया। क्लियर, अब देखिए हमने बात की कि फोर्स वर्किंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फिर बात करेंगे। क्वेश्चन एक दिया है, ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू कैरिंग ए कंडक्टर नहीं होगा, ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट, क्या होगा यहाँ पे करंट होगा, करंट ऑफ 60 एम्पियर इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली, अनदर लॉन्ग कंडक्टर XY is kept parallel to PQ,
हॉरिजॉन्टल था। देखो पहले पी क्यू की बात करते हैं, पी क्यू कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक। ये पी क्यू आपका हॉरिजॉन्टल दिया है। कितना करंट इसमें पास हो रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है, ये पी क्यू था, पी क्यू करंट पास हो रहा है 60 एम्पियर, ठीक। आगे क्या दिया है, another long conductor xy is kept parallel to pq at a distance of 4 mm in air. Conductor xy is free to move and carries a current I for which the magnetic repulsion just balances the weight of xy. xy ये कंडक्टर है और ये xy क्या है, इसी के पैरेलल है और कितने डिस्टेंस पे है, 4 mm पे है। और कुछ इस टाइप से है ये 4 mm पे, ये x ये y, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच, 4 mm। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I करंट है, ठीक। क्या बोला है, एंड कैरीज ए करंट I फॉर विच द मैग्नेटिक रिपल्सन जस्ट बैलेंसेस द वेट ऑफ द कंडक्टर XY। मैग्नेटिक रिपल्सन, तो देखो रिपल्सन कब होता है, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हमको एक हिंट मिल गया, ये हो जाएगा I की डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया। हमको फाइंड करना है I का वैल्यू, ये I कितना होगा, ठीक। मास पर यूनिट लेंथ फॉर द कंडक्टर XY इज, ये दिया हुआ है। अब यहां पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, मैग्नेटिक रिपल्सन, मैग्नेटिक रिपल्सन इज इक्वल वेट, रिपल्सन इज इक्वल वेट ऑफ XY। अच्छा मैग्नेटिक रिपल्सन होगा क्या, तो देखो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक, I1 इंटू I2 अपॉन D इंटू L इज इक्वल वेट, वेट इज इक्वल क्या होता है, mg। अच्छा अब जरा इसको ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना होता है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू I1 कितना है 60 एम्पियर, I2 कितना है I अपॉन D डिस्टेंस 4 mm, 4 mm का मतलब है 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, इट इज इक्वल m अपॉन L इंटू G, ठीक, m अपॉन L, L इधर ले आए। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर XY कितना दिया है, 10 टू दी पावर -2 दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक, मास पर यूनिट लेंथ ये कुछ एक्स्ट्रा दिया है, इसका मतलब नहीं है। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे पहले तो इधर सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 इंटू 2 30, ओके, ये आ जाएगा आपका 30I इंटू 2 इंटू 15 30I, 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -4 बचेगा, दैट इज इक्वल m अपॉन L कितना है, 10 टू दी पावर -2 है इंटू G। G दिया नहीं है बट G को हम 10 कंसीडर कर सकते हैं। G को अगर हम 10 कंसीडर करेंगे तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको जब हम बात करेंगे तो देखो इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे, देन वी विल गेट I इज इक्वल कितना होगा, 10 टू दी पावर -4 उधर जाएगा तो ये बचेगा 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी कि I इज इक्वल 1/3, या 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 4 -2 यानी कि 10 टू दी पावर 2/3, इट में भी कितना कितना आएगा, 10 टू दी पावर, ओके ठीक, इट इज 10 टू दी पावर 2/3, यानी कि जो I आया, I इज 100/3 एम्पियर। क्लियर। तो सिंपली हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वर्किंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का जो था हमने उसी को अप्लाई कर दिया, जैसा बोला था हम वैसा कंसीडर करते हुए गए हैं और हमने इसमें यूज कर लिया।
क्लियर, बन गया क्वेश्चन, आसान है, ज्यादा हमको कोई दिमाग इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज, देखिए ये क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम 2015 कंपार्टमेंट एग्जाम का है, 2015 का। क्या क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर केप्ट नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सेम plane as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor. अब देखिए ये करंट कैरिंग जो लूप है, लूप को थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। लूप को हम क्या मानते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। वायर हमने मान लिया है एक्स वाई, ठीक। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो देखो स्क्वायर है तो चारों साइड की लेंथ तो सेम होगी, क्लियर, करंट भी चारों में सेम है। बट चारों साइड में अगर हम बात करें तो ये जो ए बी है और सी डी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल बनाएंगे, और बी सी और ए डी सेम बनाएंगे, डायरेक्शन जरूर अपोजिट है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे नाउ, ठीक, अगर हम बात करें फॉर स्क्वायर लूप, कौन सा लूप लिया है हमने, स्क्वायर लूप, क्या होगा। अब देखिए स्क्वायर लूप में अगर हम यहां पे बात करते हैं फोर्स ऑन साइड्स, कौन सा, पहली साइड क्या है, ए बी एंड सी डी। अब देखो ए बी और सी डी पे कितना फोर्स वर्क करेगा, ए बी और सी डी क्या है, वायर के परपेंडिकुलर है। तो वायर के जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, पहले तो बात ये आती है कि कैसे फाइंड करेंगे। तो जब ये वायर के परपेंडिकुलर होंगे, इन दैट कंडीशन क्या होगा, फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल क्या होगा, फोर्स ऑन सी डी एंड दैट इज इक्वल 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर हम इसमें रीजन लिखें तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए बी is parallel to CD is parallel to magnetic field of wire, magnetic field of wire कौन सा था, XY, यानी कि XY जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब ये पैरेलल हो जाएंगे इन दैट सिचुएशन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो फोर्स वर्क करता है, पैरेलल फोर्स वर्क नहीं करता। क्यों 0 हो जाएगा, तो वो भी समझ लीजिए, जैसे हमने बात की एफ ए बी इज इक्वल एफ सी डी इज इक्वल क्या होगा, आई इंटू साइड हमने मान ली एल इंटू बी इंटू क्या होगा, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये सब फोर्स कितने हो जाएंगे, दोनों 0। अब इन दोनों साइड पे तो फोर्स 0 हो गए, क्योंकि ये कैसे हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। बचती हैं दो साइड, एक ये और एक ये। अब इन दोनों साइड्स पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो इन दोनों साइड्स पे लगने वाले फोर्स की जब हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फॉर साइड कौन सी है, BC। BC के लिए अगर हम बात करते हैं तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन BC इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या होता है, I1 इंटू I2 अपॉन डी इंटू एल, यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू I1 इंटू I2। I1 कितना है 1 एम्पियर, I2 कितना है 2 एम्पियर, तो 1 इंटू 2 अपॉन डी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये मीटर में बदल गया, इंटू लेंथ कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर -2। कैंसिल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, टोटली कितना आएगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी कि 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। ये किस पे आया, BC पे, ठीक। अब बचती है दूसरी साइड, तो दूसरी साइड कौन सी है नाउ, या अगर हम बात करें दूसरी साइड, तो दूसरी साइड कौन सी थी,
दूसरी साइड है हमारी AD। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फोर्स। नाउ फोर्स ऑन साइड AD। अब देखो AD पे हम फोर्स की बात करेंगे तो कितना फोर्स होगा, FAD इज इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, फिर से वही फॉर्मूला अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन D इंटू L। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, I1 कितना है 1, I2 कितना है 2 अपॉन D डिस्टेंस। अब देखो AD की डिस्टेंस कितनी होगी XY से, 10 सेंटीमीटर तो ये है और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10 टू दी पावर -2। लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा 3। सॉल्व करेंगे इसको तो ये सॉल्व करने पे आएगा फोर्स ऑन AD, ये आएगा सॉल्व करके 2 2 4, 2 8/3, 8/3 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। ठीक, इस पे आया 8 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन, इस पे कितना आया 8/3 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें करंट इस तरफ है, इसमें करंट इस तरफ है, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन म्यूचुअली अपोजिट है। तो फोर्स भी कैसे होंगे, म्यूचुअली अपोजिट होंगे। और जब फोर्स म्यूचुअली अपोजिट होंगे तो हम क्या बात करेंगे, नाउ रिजल्टेंट फोर्स जब हम निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल F। अब देखो ज्यादा कौन सा है, BC पास में है तो उसका फोर्स ज्यादा है, तो FBC माइनस FAD। FBC माइनस FAD अगर आप करोगे देन यू विल फाइंड F इज इक्वल क्या आएगा 8 माइनस 8/3, ठीक, इंटू 10 टू दी पावर -7, कितना आएगा 16/3, एंड इट इज 16/3 इंटू -10 टू दी पावर -7 न्यूटन। इट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो देख लीजिए लूप था, लूप को हमने 4 साइड्स में कन्वर्ट किया। ये दोनों साइड्स पे तो फोर्स वर्क करेगा ही नहीं, और जब इन दोनों पे फोर्स वर्क नहीं करेगा तो बचती है कौन सी साइड, BC और AD। BC पे हमने फोर्स निकाला, AD पे फोर्स निकाला, क्योंकि दोनों में करंट अपोजिट था तो फोर्स की डायरेक्शन भी दोनों की कैसी होगी, अपोजिट होगी। और जब फोर्स अपोजिट होगा तो हमने उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया, एंड इट बिकम्स 16/3 इंटू 10 टू दी पावर -7। क्लियर है। तो आसानी से आप कर सकते हो, केवल करना क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसा बोला जा रहा है वैसे आप कॉन्सेप्ट यूज करते जाइए और आप सॉल्व करते जाओगे, प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑल इंडिया एग्जाम 2013 का है। ए वायर AB carrying a steady current of 12 ampere and is lying on the table. Another wire CD carrying current 5 ampere is held directly above AB and at a height of 1 mm. Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free. Give the direction of the current flowing in CD with respect to that in AB. देखो ड्यू टू द वेट वायर क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक। और अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करना है तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। दैट मीन सीधा सा बोला गया, एक वायर AB इधर पड़ा हुआ है, CD इसके ऊपर है, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये CD है, एक AB था एक CD है, ये AB और ये CD, ठीक। मान लीजिए AB में इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू द वेट ये आएगा किधर, ड्यू टू द वेट ये नीचे आएगा, इसको ऊपर की तरफ करना है, यानी कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो इसको रिपेल करेगा, तब ये फ्रीली सस्पेंड करेगा। और जब ये फ्रीली सस्पेंड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिपल्सन के लिए करंट कैसा होना चाहिए, सेम। तो फॉर रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक, क्या होगा, डायरेक्शन इन बोथ, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इन बोथ
आर सेम। ठीक, तो पहले तुमने ये आंसर लिख दिया कि रिपल्सन के लिए सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर फ्री सस्पेंशन। ठीक है, फॉर फ्री सस्पेंशन, फ्री सस्पेंशन। अब देखो फ्री सस्पेंशन के केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। इट इज इक्वल टू द वेट। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 I2 बाई डी इंटू एल इज इक्वल एम इंटू जी। हमको एम अपॉन एल फाइंड करना है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। तो एल को इधर लेके आते हैं, जी इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है, यहाँ 4 पाई नहीं होता पैरेलल वायर्स के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन डी इंटू में क्या हो जाएगा, जी भी इधर आ गया, वैल्यू रख लो, कितना आएगा, m बाई एल इज इक्वल 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू क्या दिया है, 12 एम्पियर एक में दिया है, एक में दिया है 5 एम्पियर, 12 इंटू 5 कितना डिस्टेंस है 1 mm, 1 mm का मतलब हो गया 10 टू दी पावर -3, जी की वैल्यू 10 करते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे तो m बाई एल कितना आएगा, इट बिकम्स कितना होगा 2 इंटू 5 10 120 इंटू 10 टू दी पावर, देखो -2 रह जाएगा, -2 पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 टू दी पावर -5, या फिर हम बात कर सकते हैं -m पर एल, मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg पर मीटर। क्लियर, तो ये आ गया कॉमन सा, जैसा हमको बोला जा रहा है ठीक वैसे ही हमको करना है, फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने 3 क्वेश्चंस की बात की, बड़ी आसानी से बन गए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक, 2 infinitely long straight wires A1 and A2 carrying currents I and 2I flowing in the same direction are kept at a distance d apart. Where should the third straight wire A3 carrying current 1.5 I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force due to A1 and A2? Does the net force acting on A3 depends on the current flowing through it? Yes, net force working on, does the net force acting on A3 depends on the current flowing through it? देखते हैं डिपेंड करता है या नहीं करता। ठीक, अब यहां पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिल्ली एग्जाम 2019 का क्या क्वेश्चन दिया है, 2 infinitely long straight wires A1 and A2 carrying currents I and 2I flowing in the same direction are kept at distance d apart. Where should the third straight wire A3 carrying currents 1.5 I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force? नो नेट फोर्स, यानी कि 3 वायर दिए हैं, पहले से 2 वायर थे हमारे पास, एक वायर ये था, ठीक, दूसरा वायर ये था, दूसरा वायर ये था, ठीक, एक वायर था A1, एक वायर था A2, A1 में कितना करंट था I एंड A2 में करंट था 2I। ठीक, डिस्टेंस क्या थी, वे शुड ए थर्ड डिस्टेंस D, इनके बीच की डिस्टेंस थी D। ठीक, बोला ये है कि एक थर्ड वायर हम इनके बीच में कहाँ रखेंगे, नो नेट फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय द थर्ड वायर। थर्ड वायर हमको इस टाइप से रखना है कि उस पर कोई फोर्स वर्क ना करे। हमने ये मान लिया कि थर्ड वायर हमने यहाँ पे रखा है। ठीक, ये थर्ड वायर है A3, करंट इसमें कितना है 1.5 I। हमने ये मान लिया इट शुड बी प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम दिस, किससे, A1 से। अगर ये x है तो ये कितना होगा, इट बिकम्स d माइनस x। ठीक, तो कंडीशन क्या होगी, इफ नेट फोर्स इज 0 देन क्या हो जाएगा, देन फोर्स वर्किंग बिटवीन 1 and 3 A1 A3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स वर्किंग बिटवीन
A2 एंड A3। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक, अब ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट होने का सीधा सा मतलब क्या है, देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, अगर दोनों के रिपल्सन इक्वल हो जाएंगे तो ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब था, तो हम इसी से बात करते हैं, F13 प्लस F23, इनका टोटल कितना, जीरो, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हो 13 इज इक्वल F23, ये कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट, या इसी को हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं F13 इज इक्वल F23 मोड। सॉल्व करते हैं जरा, कितनी डिस्टेंस आनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होगा, I इंटू, और इसमें कितना है 1.5i अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, क्लियर, इज इक्वल किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल हो जाएगा इंटू L और था L, और हम कर लेते हैं इंटू L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इन दोनों में करंट कितना है 2i इंटू 1.5i अपॉन d माइनस एक्स और इंटू L, कैंसिल कर लो, L से L, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब जरा इसमें देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, I से ये I और इससे ये, नाउ वी विल गेट 1.5 अपॉन x इज इक्वल, ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो थोड़ा सा और चेंज करेंगे, कैंसिल करने का जब बात आएगा तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है, 1.5i से 1.5i कैंसिल, नाउ वी विल गेट I बाई एक्स इज इक्वल 2i बाई डी माइनस एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए I से I कैंसिल कर दीजिए, I से I अगर आप कैंसिल कर देते हो, नाउ यू विल गेट d माइनस एक्स इज इक्वल 2x, x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 3x इज इक्वल d, या x इज इक्वल d बाई 3, क्लियर, x इज इक्वल d बाई 3। अब बात ये आती है कि इसमें ये भी पूछा गया था कि नेट फोर्स वर्किंग ऑन द थर्ड वायर विल डिपेंड ऑन इट्स करंट और नॉट, क्या नेट फोर्स जो थर्ड वायर में है वो इसके करंट पे डिपेंड करता है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, सिंपल सी बात समझ लीजिए, थर्ड वायर का करंट हमने यहाँ पे आके कैंसिल मार दिया, और जो मर गया वो खत्म हो गया, उस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो फिर शुरुआत में तो लगा था मेरे को भी, बट फाइनली यहाँ पे क्या आया कि ये तो खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने का मतलब है नो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द करंट ऑन द थर्ड वायर, थर्ड वायर के करंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द करंट्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड वायर ओनली, फर्स्ट और सेकंड वायर के करंट पे डिपेंड करेगा एंड देयर रिलेटिव पोजीशंस एंड द डायरेक्शंस, क्लियर है, थर्ड वायर से कोई मतलब नहीं है। तो कितनी डिस्टेंस पे आएगा, dy3 डिस्टेंस पे आएगा, क्लियर है, हो गया, आ गया समझ में। तो देखिए सब कुछ बहुत इजी है, जो भी हम कर रहे हैं सबको मालूम है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो आज के नोट्स। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।